बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलाम वालेकुम। एथिकल प्रैक्टिसेस का हमारा कोर्स चल रहा है और अब हम इसके आखिरी जो लेसन है उसके ऊपर हैं और लेकिन जो आखिरी सेशन है इसके 3 पार्ट होंगे, वो मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। ये ज़रा चूँकि लंबा सेशन है और इसमें हम गाइडलाइंस के हवाले से बात करेंगे, तो इसके मैंने 3 पार्ट्स बनाए हैं और 3 वीडियोस में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जो हमने सेशंस किए अभी तक 10 सेशंस हम कर चुके हुए हैं और जो 10 सेशंस थे उसकी डिटेल जो है वो ये है। इंट्रोडक्शन टू एथिक्स किया हमने, की प्रिंसिपल्स और डेट इन्फ्लुएंस डिसीजंस किया, प्रोफेशनलिज्म पे बात की, एचआर के प्रोफेशनलिज्म पे बात की, इन्वेस्टर्स क्या चाहते हैं उसके हवाले से बात की, वर्क प्लेस लेंसेज के हवाले से बात की हमने, एम्बिशन और रियलिटी के ऊपर बात की और फैक्टर्स जो एसोसिएटेड हैं एथिकल और अनएथिकल बिहेवियर्स के साथ ऑर्गेनाइजेशन में, उसके हवाले से बात की। नवे लेसन में हमने एथिकल प्रैक्टिस एंड रोल ऑफ एचआर की बात की और जो पिछला हमारा लेसन था लेसन 10, उसमें हमने ऑर्गेनाइजेशनल कल्चर और कल्चरल चेंज जो की जाती है ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर उसके हवाले से बात की। अब ये जो हमारा आखिरी लेसन है इस पूरी सीरीज़ का एथिकल प्रैक्टिसेस का, ये हमारा है उन एथिक्स एट वर्क के हवाले से जिसके ऊपर हम एक गाइडलाइन एम्प्लॉयज़ के लिए प्रोवाइड करेंगे। एम्प्लॉयज़ के लिए गाइडलाइंस ऑफ कोर्स जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं उनके लिए और जो इस ख़ास तौर पे एचआर के मैनेजर्स हैं उनके लिए गाइडलाइंस 9 एरियाज़ पे हम गाइडलाइन आपको प्रोवाइड करेंगे और इसके 3 पार्ट हैं। चूँकि लंबे हैं, हर पार्ट में हमने 3-3 जो गाइडलाइंस हैं उनके हवाले से बात करें, 3 एरिया से बात करेंगे। ये जो सारे प्रोग्राम्स हैं इनको बनाने के लिए हमने CAPD के रिसोर्सेज, हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू के रिसोर्सेज और HR ग्रेपवाइन के रिसोर्सेज को इस्तेमाल किया और उसके अलावा मेरी जो अपनी एक्सपीरियंस है और लर्निंग्स हैं उनको भी हमने इसके अंदर शामिल किया है। तो हम शुरू हुए थे एथिकल प्रैक्टिसेस के हवाले से और हमने उसके हवाले से बहुत सारी सप्लीमेंट्री चीज़ें जो हैं वो भी साथ में देखी, जिनका अपेरेंटली ये लगता है कि एथिकल प्रैक्टिसेस से कोई ताल्लुक़ नहीं है, लेकिन जब वो की जाती हैं, मिसाल के तौर पे प्रोफेशनलिज्म अगर दिखाया जाता है, एचआर के जो प्रिंसिपल्स हैं प्रोफेशनलिज्म के वो दिखाया जाता है, वर्क प्लेस लेंसेज के हवाले से जो वेल बीइंग है स्टाफ की वो की जाती है, इन्वेस्टर्स क्या चाह रहे होते हैं, उसके अलावा जो फैक्टर्स हैं एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के बिहेवियर्स क्या क्या हैं ऑर्गेनाइजेशन में, हमने उनके ऊपर सारों के ऊपर बात की। अब हम आखिर उस लेवल पे पहुंच गए हैं जहां पे हम आपको एक गाइडलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं उन 9 ख़ास तौर पे 9 एरियाज़ के ऊपर जो कि बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशंस में इस्तेमाल होते हैं। इससे और भी एरियाज़ निकल सकते हैं, ये फ़ाइनल नहीं है, इससे और भी एरियाज़ फाइनल सामने आ सकते हैं और उसके ऊपर आप मज़ीद अपनी जो अंडरस्टैंडिंग है वो मज़ीद बेहतर भी कर सकते हैं अगर आपके पास इसके अलावा भी कोई, या इनको आप मज़ीद छोटा भी किया जा सकता है। सो वो जो 9 एरियाज़ हैं पहले मैं उनको दिखा देता हूँ कि वो 9 एरियाज़ क्या हैं। हम पहले पार्ट में बात करेंगे एथिकल क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन पे और डेवलप एंड कंसिस्टेंटली इन्फोर्स कोड्स बनाए जाते हैं, उसके बाद बात करेंगे फेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स पे बात करेंगे। पार्ट 2 में हम 3 चीज़ों में बात करेंगे जिसमें पर्सनैलिटी एंड मूड्स हैं, जॉब डिज़ाइन है, टारगेट्स एंड रिवॉर्ड्स हैं। पार्ट 3 में हम बात करेंगे विसल ब्लोइंग पे यानी स्पीकिंग अप, दोनों चीज़ें पे बात करेंगे, अकाउंटेबिलिटी और कम्युनिकेशन। तो ये तमाम 9 के 9 एरियाज़ ऐसे हैं जिसके ऊपर हम आपको दो चीज़ें उसके अंदर दिखाएंगे। एक तो ये कि होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर और आप क्या कर सकते हैं, एज एन एचआर आप क्या कर सकते हैं, एज अ बिज़नेस ओनर आप क्या कर सकते हैं, एज अ एग्जीक्यूटिव कमेटी आप लोग किस तरह से इन चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अंडर दीज अम्ब्रेलाज, अंडर दीज 9 सेक्शंस जो कि एम्प्लॉयर्स की गाइड हैं। पहला क्या है, एथिकल क्लाइमेट इन ऑर्गेनाइजेशन। और एथिकल क्लाइमेट क्या थी, इट इज़ द राइट बिहेवियर एंड हाउ एथिक्स शुड गाइड बिहेवियर। ठीक है, बिहेवियर के ऊपर जो चीज़ की जाती है वो एथिकल क्लाइमेट बनती चली जाती है। एथिकल क्लाइमेट रेफर्स टू सोशल नॉर्म्स एंड वैल्यूज़, जो वैल्यूज़ ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल की जा रही हैं, जो प्रमोट की जा रही हैं, जिनके ऊपर बात की जाती है, जो पब्लिसाइज़ की जाती हैं या जिनकी बेसिस पे एम्प्लॉइज़ को रखा जाता है या निकाला जाता है, दैट बिल्ड द एथिकल क्लाइमेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जिस तरह की आपकी वैल्यूज़ होंगी, जिस किस्म के नॉर्म्स होंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, उस तरह की एथिकल क्लाइमेट बनेगी, उस तरह से बिहेवियर्स निकलेंगे, लोग उसी तरह का रवैया रखेंगे, जिस किस्म का रवैया रखेंगे वो एथिकल क्लाइमेट बनती चली जाएगी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। 3 किस्म की एथिकल क्लाइमेट्स होती हैं। एक इगोइस्टिक होती है, इगोइस्टिक में जिसमें पीपल
एक्ट इन देयर सेल्फ इंटरेस्ट, अपने इंटरेस्ट में लोग ज़्यादा काम कर रहे होते हैं। एक बेनेवलेंट होती है जिसमें लोगों के इंटरेस्ट में लोग काम कर रहे होते हैं। इस हद तक चले जाते हैं कि वो अनएथिकल प्रैक्टिसेस भी करने को तैयार हो जाते हैं लोगों के हक़ में बात करें। और जो लोगों से मुराद ये है कुछ अपने जानने वाले भी, और उसके अलावा अपने कस्टमर्स के अपने प्रॉफिट को बढ़ाने की खातिर भी ऐसी एक्टिविटीज़ में चले जाते हैं जिसमें लोगों के लिए इंटरेस्ट के लिए तो कर रहे होते हैं लेकिन वो अनएथिकल चले जाते हैं। और तीसरी टाइप ऑफ एथिकल या अनएथिकल क्लाइमेट है प्रिंसिपल, जो कि आइडियल होती है, जिसमें स्टिकिंग टू रूल्स एंड रेगुलेशन नॉर्म होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, एंड देयर इज़ अ रिडक्शन इन अनएथिकल चॉइसेस एंड डिसफंक्शनल बिहेवियर। जब आप प्रिंसिपल्ड चीज़ों के ऊपर बात करते हैं तो रिड्यूस हो सकती हैं अनएथिकल प्रैक्टिसेस और बिहेवियर्स ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, इसमें मैं आपको तकरीबन कुछ पॉइंट्स हैं, ये जो वन बाय वन इनको जाता जाऊंगा, जो कुछ एक्सप्लेनेटरी भी हैं और अगर कहीं पे एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत पड़ी तो वो भी देता चला जाऊंगा। ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस मॉडल इज़ फॉस्टरिंग अनएथिकल बिहेवियर। बिजनेस मॉडल ही ऐसा है जो कि अनएथिकल प्रैक्टिसेस को कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल, प्रायोरिटाइजिंग प्रॉफिट ओवर इम्पैक्ट ऑन कस्टमर्स एंड द वाइडर कम्युनिटी, राइट। Shortcuts are taken that may detrimentally affect stakeholders or the wider community। हमने पिछले सेशंस में देखा कि लॉन्ग टर्म बेनिफिट और शॉर्ट टर्म बेनिफिट किस तरह से ऑर्गेनाइजेशन में एथिकल या अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करते हैं। तो ये उसी वाले से बात हो रही है कि शॉर्टकट्स लिए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। लेवल ऑफ ट्रस्ट विद इन एंड आउटसाइड ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन from staff and customer service is low. This may identify a perception of egoistic climate as opposed to the benevolent or principled perception that an organization may assume exists. Level of trust जो है वो within and outside the organization कम शो कर रहा होता है। और लेवल ट्रस्ट क्यों कम शो कर रहा होता है, जो कि हमने इगोइस्टिक क्लाइमेट देखी जहाँ पे सेल्फ इंटरेस्ट में लोग काम कर रहे होते हैं। जब सेल्फ इंटरेस्ट में ज़्यादा लोग काम करना शुरू कर देते हैं तो वो फिर इगोइस्टिक क्लाइमेट की निशानी है और फिर अनएथिकल बिहेवियर्स भी निकलना शुरू हो जाते हैं। हाउ कंपटीशन इज़ डेल्ट विद एंड परसीव्ड एक्सटर्नली इज़ अ क्लियर साइन ऑफ एन इगोइस्टिक क्लाइमेट। किस तरह से कंपटीशन को देखा जा रहा है। कंपटीशन ऑल्सो ऑर्गेनाइजेशनल कंपटीशन एंड इंडिविजुअल कंपटीशन, किसी एक डिपार्टमेंट का किसी दूसरे डिपार्टमेंट के साथ, किसी एक डिपार्टमेंट हेड का किसी दूसरे डिपार्टमेंट हेड के साथ। दो लोग एक ही पोजीशन के लिए लड़ाई कर रहे हैं या प्रमोट होने के लिए ख्वाहिश में है, तो उनका जो कंपटीशन है वो भी इगोइस्टिक क्लाइमेट की निशानदेही करता है, विच इज़ अनएथिकल प्रैक्टिसेस को प्रमोट करता है कि वो सेल्फ इंटरेस्ट में काम करना शुरू कर देते हैं। No effort is undertaken by leaders to foster active participation in strategy, development, business activities and innovation. Then क्या होता है? There is a high staff turnover. Insights in exit interviews flagging coercive management, disputes over pay or other issues are indicators of egoistic climate. स्टाफ टर्नओवर ज़्यादा है, लोग एक दूसरे एग्जिट इंटरव्यूज़ जब देते हैं तो बहुत सारी लोगों की ख़राबियाँ जो हैं वो भी बयान कर सकते हैं, कुछ करते भी हैं। अगर उनका एग्जिट इंटरव्यू जो अगर वो गलत तरीके से छोड़ के जा रहे हैं तो एग्जिट इंटरव्यू भी काफ़ी ख़राब हो जाता है। द टाइप्स ऑफ ग्रीवेंसेस रेज्ड मे प्रोवाइड एन इंडिकेशन ऑफ द टाइप ऑफ एथिकल क्लाइमेट प्रेवलेंट इन ग्रीवेंस किस किस्म के रेज हो रहे हैं। अगर आपको ये भी देखने की ज़रूरत है ख़ासतौर पे एचआर के लोगों को कि आपकी ऑर्गेनाइजेशन में किस किस्म के जो ग्रीवेंसेस लोग शेयर कर रहे हैं, डिसिप्लिनरी हवाले से लोग एचआर के पास आते हैं तो क्या बात करते हैं, उससे एथिकल क्लाइमेट का काफ़ी हद तक अंदाज़ा हो सकता है कि लोग इगोइस्टिक है, बेनेवलेंट है या प्रिंसिपल्ड एथिकल क्लाइमेट है। इनफ्रीक्वेंट और लो पार्टिसिपेशन ऑन प्लेटफॉर्म्स फॉर रेजिंग कंसर्न्स, ये एक लोगों की अगर लोग पार्टिसिपेट ही नहीं कर रहे आपके मुख्तलिफ़ किस्म के इनिशिएटिव्स के अंदर, सर्विस के अंदर, तो ये भी शो करता है कि आपका देयर इज़ नॉट समथिंग वेरी राइट इन द ऑर्गेनाइजेशन इन एथिकल एरियाज़। Financial transactions such as paying suppliers late can be an indicator of financial stress and egoistic climate. ये एक unethical activity है और egoistic climate को show कर रही है। Sticking to rules and using checks and approval processes would be indicative of a principled climate. However, it is worth checking that the appropriate balance is struck and that bottlenecks are not caused. ये जो principled area भी है इसके अंदर भी bottlenecks शुरू हो सकते हैं, bottlenecks हो सकते हैं कि सारा चीज़ तो होगी लेकिन आपका principle इतना strict है कि आप चीज़ें ही नहीं आगे चल पा रही थी, वो पुराना हो चुका हुआ प्रिंसिपल। तो इस तरह जब पॉलिसीज़ भी बनती हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर तो उनके अंदर ये ज़रूर, और ये जो एग्जीक्यूटिव कमेटी है ये उसका ख़ास रोल है ड्रिवन बाय द एचआर प्रोफेशनल्स कि वो उन पॉलिसीज़ को रिव्यू करते रहें कि हालात के मुताबिक और वक्त की मुनासबत से अप टू डेटेड है या नहीं है। कहीं पे डिजिटल इम्प्रूवमेंट आ चुकी हुई है, बहुत ज़्यादा
फास्ट इन्वायरमेंट हो चुकी हुई है। एजाइल इन्वायरमेंट जिसको कहते हैं ना, वो ये होती है कि आप पॉलिसीज़ के अंदर जितनी तेज़ी से और जितने अच्छे तरीके से इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं वो लेके आएँ। बहुत ज़्यादा प्रिंसिपल्स हो डालना भी एक प्रिंसिपल्ड इन्वायरमेंट को शो करता है, विच इज़ गुड, बट ऑन द अदर हैंड it may create bottlenecks in the organization, which is a sign of which is basically a sign that you should look into your policies from time to time also. कर क्या सकते हैं आप? To start, look at where the balance lies in the organization between shareholders and wider stakeholder interests. Explore and seek consent on the accepted organization norms within the workforce and ethical considerations of their work, including behaviors. Agree on their mechanism to measure and monitor. Agree करें behavior ऐसा लोगों का वो behavior जिससे लोग जो हैं वो अपना काम बेहतर तरीके से कर सकें और ethical norms को promote कर सकें. Consider how leadership, management and HR practices shape the ethical climate. ये आपकी लीडरशिप के ऊपर आपने देखना है कि वो किस तरह से एथिकल क्लाइमेट को चेक कर रहे हैं, और इसके लिए आप बड़ा ज़रूरी है कि फोकस ग्रुप्स हों और लीडरशिप को कंसिस्टेंटली इस टॉपिक के ऊपर बात करनी चाहिए ताकि मुख्तलिफ कंसर्न्स और मुख्तलिफ इश्यूज़ जो हैं वो सरफेस पे आ सकें और फिर उसके ऊपर कोई ना कोई एड्रेस करे और उन एड्रेसिंग करने के बाद उनका सोल्यूशन निकालें एंड देन पुट देम इनटू एक्शन. Use internal communications to encourage high ethical standards and ensure that the values or codes of ethics are not in contrast to the climate. Internal communication को बहुत फोकस करें कि आप लोगों की आपस में बातें जो हैं वो ज़्यादा बेहतर तरीके से हो सकें और HR के लोग जो हैं वो इन बातों को लोगों तक पहुँचाएँ. एथिकल क्लाइमेट जो आप क्रिएट करना चाहते हैं उस क्लाइमेट के हवाले से लोगों तक पहुँचाएँ. रेगुलर मॉरल रिमाइंडर्स इन द कंपनी न्यूज़ लेटर, ये बड़ा ज़रूरी है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है. रेगुलरली एक्स्ट्रापोलेट इंपॉर्टेंट इनसाइट्स फ्रॉम द स्टेक होल्डर्स एंड एग्री क्रिटिकल इंडिकेटर्स. Monitor behavior. Monitoring behavior has been found to reduce unethical behavior and draws attention to the individual's moral standards and awareness. Balance this with stimulating trust. Commit to and deliver inclusion across the organization in order to achieve either a benevolent or प्रिंसिपल्ड क्लाइमेट. लोगों का जो इंक्लूजन है लोगों की ऑफ ऑल सेक्टर, ऑफ ऑल साइड्स, ऑफ ऑल डिसेबिलिटीज़ और एबिलिटीज़, कैपेसिटीज़, हर किस्म के लोगों को इंक्लूड करें ऑर्गेनाइजेशनल प्रोसेसेस के अंदर ताकि लोग डिसइल्यूजन्ड फील ना करें और एक्सक्लूडेड फील ना करें. जब एक्सक्लूडेड हो जाते हैं तो लेस इंगेज हो जाते हैं, जब एक्सक्लूडेड हो जाते हैं तो वो फिर लेस रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं और लेस ओनरशिप लेते हैं. अगर इंक्लूडेड होंगे और उनकी से होगी ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ टॉपिक के अंदर, मुख्तलिफ बिहेवियर्स के अंदर, मुख्तलिफ प्रोसेसेस के अंदर, तो वो ज़्यादा अच्छे तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चला सकेंगे. सेकंड चीज़ क्या है? एथिकल कोड्स आपने बनाने हैं. डेवलप एंड कंसिस्टेंटली इन्फोर्स कोड्स. जो कोड्स हैं ऑर्गेनाइजेशन के, जो कोड्स हैं, ये गाइडलाइन, सेकंड नंबर गाइडलाइन है कि आपने कोड्स को डिफाइन करें और उनको बनाएं. अ कोड ऑफ एथिक्स में बी यूज्ड एज अ गाइड टू इन्फॉर्म डिसीजन मेकिंग एंड एग्जाम्पलीफाई व्हाट एथिकल प्रैक्टिस लुक्स लाइक rather than acting as a tool for compliance and performance. तो ये भी बड़ा ज़रूरी है कि एथिकल कोड तो आपने बना दिया, लेकिन इसको सिर्फ आपने ऐसा टूल के तौर पे इस्तेमाल नहीं करना जो कि थाने में आप डंडा लेके फिर रहे हैं कि यार ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो, ये कर रहे हो कि नहीं कर रहे, बल्कि उसको एज अ टूल इस्तेमाल करें फॉर इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग by the executive committee and by the subsequent any other lower the line committees. The belief of the organization expressed through values and a code of ethics must be credible and echoed by the board, leadership and management. Tackling the cause of unethical behavior should be a priority. The existence of a code will not guarantee ethical behavior and choices, but making sure that it is known to everybody. सिर्फ हो जाना उसका ज़रूरी नहीं है. एथिकल कोड का बना लेना, आपने पेपर बनाया बड़ा अच्छा हो गया, ये सबको पता है, लेकिन उसकी जो उसकी यूजेबिलिटी है, उसकी एक्शनेबिलिटी है टूवर्ड्स द ऑर्गेनाइजेशन प्रोसेस, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट इन द ऑर्गेनाइजेशन. होता क्या है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, नॉर्मली इफ़ योर ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इंटरनेशनली, अ कोड ऑफ एथिक्स और रूल्स में नॉट बी एप्लीकेबल टू एवरीवन. इंटरनेशनली अगर ऑपरेट कर रही है या आपकी ऑर्गेनाइजेशन पूरे पाकिस्तान में फैली हुई मुख्तलिफ इलाकों में है, तो मुख्तलिफ लोगों के मुख्तलिफ रवैये होते हैं, तो वो एथिकल कोड सबके लिए उतना ही
कारामद नहीं होगा। देयर मे बी लैक ऑफ अवेयरनेस ऑफ अंडरस्टैंडिंग द वर्क फोर्स ऑन एथिकल कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ एन एक्शन बिहेवियर, लोगों के दरमियान अवेयरनेस कम होगी। बोर्ड्स एंड स्टेक होल्डर्स में फाइंड डिफिकल्ट टू असेस वेदर एनी कोड्स आर इफेक्टिव, तो कोड्स ऐसे ये भी होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। आगे चल के अगले सेक्शन में आपको बताऊंगा कि इसका करना क्या है। द वर्क फोर्स में नॉट हैव रेड एंड अंडरस्टूड द कोड, ये होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। करना क्या है आपने? टू बी फिट फॉर पर्पज द कोड शुड बी ईजी टू रीड एंड ट्रांसलेट इन टू प्रैक्टिस बाय ऑल स्टेक होल्डर्स एंड ग्रुप्स, अवॉइड जार्गन्स, लीगल लैंग्वेज एंड वेग स्टेटमेंट, ठीक है, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। वॉच आउट फॉर द टोन टेकन विद इन द कोड and with communications about the code. Beware of being excessively strict on the workforce so that they do not start hiding issues, ठीक है। कोड में इतना ज़्यादा स्ट्रिक्ट ना हो जाए कि लोग बताना ही से ही वो पीछे हट जाएं। जैसे अगर आप बच्चों को बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएं बच्चों के साथ, तो वो बाज़ औक़ात बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि वो फिर बताना ही, वो कहते हैं जी जो ही बताइए सानू तो डांट पड़ जाती है आगे से, तो फिर बताने का फ़ायदा क्या। तो इसी तरह स्टाफ के साथ भी बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा आप उसके अंदर स्ट्रिक्ट हो जाएंगे, तो लोग बहुत, और अगर सफोकेशन क्रिएट कर देंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो लोग बहुत सारी चीज़ें बताना भी छोड़ देंगे। It may seem obvious, but make clear whether the code is mandatory, including the ramifications of failure to adhere to the code. Metrics should be agreed between the board and leadership to measure the effectiveness of a code and to identify patterns that suggest action that can be taken. Find a way to balance taking action and raising concerns with a no blame culture. Bear in mind that this will differ between companies. कंपनीज़ के अंदर मुख्तलिफ डिफ़र होता है। नो ब्लेम कल्चर को प्रमोट करने की ज़रूरत है जब आप कोड बना रहे होते हैं। द कोड शुड बी अ रेफरेंस डॉक्यूमेंट बट शुड नॉट बी बिल्ट टू स्टैंड अलोन, ठीक है। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि एक रेफरेंस डॉक्यूमेंट के तौर पे इसको आप बनाएं। एक स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट अकेला आपने बस एक डॉक्यूमेंट बना दिया, वो मुख्तलिफ जो प्रोसेसेस हैं, हमने पिछले सेशंस में भी, लेसन्स में भी देखा कि आपका अगर परफॉर्मेंस मैनेजमेंट का सिस्टम है, रिक्रूटमेंट का प्रोसेस है, आपकी डिसिप्लिनरी एक्शंस हैं, आपके एग्जिट इंटरव्यूज़ हैं, आपकी ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट है, फाइनेंशियल जो मैटर्स हैं, सप्लायर्स के मैटर्स हैं, कस्टमर, तमाम मैटर्स जो हैं उनके साथ इसको एज ए रेफरेंस डॉक्यूमेंट इस्तेमाल करें, बनाएं इसको एज ए रेफरेंस। अकेला बस एक अच्छे कोड लिख देने से वो उससे एथिकल प्रैक्टिस शुरू नहीं होती। और आप लिखने बैठेंगे, आप शायद एक रात में सारे के सारे एथिकल कोड लिख देंगे, यार ये मुझे बड़े अच्छे लिखते हैं। ये एथिकल कोड्स बनाने में भी आपको हो सकता है महीने गुजर जाएं, क्योंकि इस पॉइंट की वजह से कि आपने उसको स्टैंड अलोन डॉक्यूमेंट नहीं बनाना, आपने उसको अपने तमाम जो ऑर्गेनाइजेशन में प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसका रेफरेंस डॉक्यूमेंट बनाना है कि अगर कहीं फंस जाएं तो इस जगह से देखें कि वह हमने उसके अंदर क्या कहा था, परफॉर्मेंस मैनेजमेंट के हवाले से क्या कहा था, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट में क्या कहा था, तो वो तमाम कोड्स उस सेक्शंस के हवाले से बन सकते हैं। इंडिविजुअल्स हु आर प्रमोटेड शुड बी क्लियर रोल मॉडल्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन कोड। ये एक बड़े मज़े की बात है कि आपको करने की ज़रूरत है कि वो लोग जो कि प्रमोट किए जाते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, दे शुड बी क्लियर रोल मॉडल्स ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ एथिक्स। इसका मतलब ये है कि आपका कोड ऑफ एथिक्स इतना स्ट्रॉन्ग हो और इतना कंपल्सरी हो उसके ऊपर लोगों का बिहेवियर शो करना कि लोगों को पता हो कि अगर वो शो करेंगे तो उनको इसके भी पॉइंट मिल सकते हैं प्रमोट होने के लिए, ठीक है। और कोई ऐसा बंदा प्रमोट नहीं होगा जो कि खुली वायलेशन कर रहा हो कोड ऑफ एथिक्स की। फ्लो चार्ट जैसे मैंने आपको बताया कि उसके लिए बड़ा जरूरी डेवलपमेंट, एक पहले उसमें डेवलपिंग कोड करें, लॉन्च द कोड करें, एक्टिव इमेज करें एंड सपोर्टिंग द कोड। तो ये 4 स्टेजेस हैं, बड़ी नॉर्मल सी हैं, वो करें। इन तमाम चीज़ों को करते हुए, कोड बनाते हुए और कोड को इम्प्लीमेंट करते हुए और कोड को इन्फोर्समेंट करते हुए आपको कई महीने लगने चाहिए, लग सकते नहीं, लगने चाहिए, ठीक है। करने में तो आप एक हफ्ते में कर सकते हैं, बना सकते हैं, बट inclusive document बनाएं। The inclusive document means that it includes opinions, point of views, concerns, apprehensions of every department head, chief executive, everyone, and it includes the code from all the other policies in the organization. So आके ये reference के तौर पे इस्तेमाल, okay? So spend good time in making this code, make a year's plan maybe to develop an ethical code, because जैसे मैंने पिछली अपनी बहुत सारी बातों में, बहुत सारे लेसन्स में आपको बताया,
ना आपकी ऑर्गेनाइजेशन को 1 साल के लिए ज़िंदा रहने की कोशिश करनी चाहिए, ना आपको उस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सिर्फ 1 साल के लिए, ना कैरियर में आपको सिर्फ 1 साल के ज़िंदा रहने की कोशिश करनी। इट्स अ लॉन्ग टर्म प्लान, अ लॉन्ग टर्म एक्टिविटी इन द ऑर्गेनाइजेशन। सस्टेनेबिलिटी तभी आती है जब थिंक थ्रू किया जाए उस पूरे के पूरे प्रोसेस को। तीसरा जो इस पार्ट में हमारा इस वीडियो के लिए हमने तीसरा और आखिरी जो पॉइंट है वो फेयरनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स है। बहुत ज़्यादा नत्थी है इसका ताल्लुक एथिकल और अनएथिकल प्रैक्टिसेस के साथ। ऑर्गेनाइजेशंस दैट ट्रीट देयर वर्कफोर्स विद फेयरनेस, integrity and sensitivity are more likely to find that workforce responds with increased commitment and productivity. The workforce is more likely to act unethically when they perceive their organization to be unfair. For example, if reward or resources aren't shared fairly और पॉलिसीज और प्रोसीजर्स आएंगे तो बड़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी बात है कि आपको ज़ाहिर है अगर लोग अनफेयर फील करेंगे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर किसी भी प्रैक्टिस को, तो वो ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स होगी और अनफेयर होगी। और जब अनफेयरनेस लोग फील करते हैं और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स को फील करते हैं तो वो अनएथिकल मीन्स को अप्लाई करते हैं अपना काम करने के लिए और अपने आप को प्रमोट करने के लिए, और इगोइस्टिक क्लाइमेट को जन्म देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। होता क्या है, इंक्रीज नंबर ऑफ ग्रीवेंसेस बढ़ना शुरू हो जाते हैं, राइज इन एब्सेंटिज्म होना शुरू हो जाता है, सर्वेज रिवीलिंग दैट एम्प्लॉइज़ हैव राइजिंग डिस्ट्रस्ट इन लीडर्स। ठीक है, जो एम्प्लॉइज़ हैं उनका डिस्ट्रस्ट ऑन लीडर्स जो है वो शुरू हो जाता है अगर अनफेयरनेस हो और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स हो। डिस्पैरिटी इन पे, इसकी वजह से अनफेयरनेस हो जाती है। अनफेयर एलोकेशन ऑफ वर्क विद इन अ टीम दैट कॉजेज स्ट्रेस टू सम एंड एन ईजी लाइफ फॉर अदर्स। बड़ी नॉर्मल सी बात है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कि लोग देखते हैं कि यार मैनू इतना काम दे रहे हैं तो उन्होंने काम भी नहीं दे रहे, मेरे रात 10-10 बज जाते हैं यहाँ पर, कुछ लोग जो हैं वो आराम से बैठे हैं और 5 बजे छुट्टी कर रहे हैं। तो इट इज़ अनफेयर प्रैक्टिसेस हो जाती हैं। जब अनफेयर इस किस्म की प्रैक्टिसेस होंगी तो लोग अनएथिकल मीन्स को अप्लाई करेंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अपना काम सीधा करने के। मिस यूज़ ऑफ नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट, कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉजेज आर यूज इन 2 की वेज, विद इन वाइडर कॉन्टेक्स्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट और विद इन सेटलमेंट ऑफ एग्रीमेंट। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट जो है उनके ऊपर भी उनको भी रिव्यू करने की जरूरत होती है। ये मैं अगले पॉइंट में आपको बताऊँगा करना क्या चाहिए, क्या कर सकते हैं। People deserve to be treated fairly and have a meaningful voice on matters that affect them. Meaningful voice उनकी होनी चाहिए। People professionals should not assert or distort the balance of power. They should strive towards positive outcomes for the workforce, like well-being, as well as the business, like profit and loss, in equal balance. तो ये people professionals का HR के लोगों का काम है कि वो लोगों की well-being को भी उस तरह ख्याल रखें और organization का जो प्रॉफिट एंड लॉस का एरिया है उसका भी उस तरह से ख्याल रखें। ये जो ऑर्गेनाइजेशन के प्रॉफिट एंड लॉस के हवाले से वी वुड बी मेकिंग अ न्यू प्रोग्राम ऑन कमर्शियल सेंस, कमर्शियल ड्राइव HR के ख़ास तौर पे लोगों के अंदर वो किस तरह से HR के लोगों में शामिल होती है। रिव्यू पॉलिसीज़ एंड प्रैक्टिसेस टू इंश्योर दे आर फेयर, अनबायस्ड, consider the fairness lens of everyone in the workforce. If it could cause a detriment to an underrepresented group, it is unfair. ठीक है ना, ऐसे ग्रुप के लिए अगर के लिए वो नुकसानदेह हैं जो कि अंडर रिप्रेजेंटेड है, मतलब बहुत सारे लोग हैं, मुख्तलिफ हो सकता है किसी एक ऐसे लोग जो कि जूनियर लोग हैं या ऐसे लोग जो कि जेंडर बेस्ड कुछ कम लोग हैं, कम ख़वातीन हैं, उनके लिए कोई ख़राबी तो नहीं है उसके अंदर कि उनका हकूक़ का, क्योंकि उनकी वॉइस ही नहीं कोई रेस करता तो उनके हकूक़ के लिए तो नहीं मस्क तो नहीं हो रहे उनके, तो वो उन तमाम चीज़ों के हवाले से अनफेयरनेस प्रैक्टिसेस तो नहीं हो रही। Keep political behavior such as ambiguous decisions or promoting favored price in check, challenging it when it becomes unhealthy. तो ऐसी practices जो कि ambiguous होती हैं, लोगों का political behavior होता है, एक दूसरे की टांग खींचना होता है, अपने आप को प्रमोट करना है, दूसरे लोगों को नीचे करना है, ये तमाम practices, तमाम behaviors अनफेयर और प्रैक्टिसेस को जन्म देते हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, और जब ये होता है तो अनएथिकल प्रैक्टिसेस जो हैं वो होती हैं। हैव क्लियरली डिफाइंड वैल्यूज़ एंड बिहेवियर, कॉम्पिटेंसीज, रोल मॉडल बाय रीडर्स। क्लियरली डिफाइंड कॉम्पिटेंसीज, बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज आपको डिफ़ाइन करना पड़ेगा, बोर्ड पे लगाना पड़ेगा, न्यूज़लेटर में देना पड़ेगा, व्हाट्सएप पे भेजना पड़ेगा, लोगों को ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, लोगों को उसके बारे में इंफॉर्मेशन देनी पड़ेगी कि कौन सी कॉम्पिटेंसीज ऐसी हैं विच आर बिहेवियरल कॉम्पिटेंसीज, कौन सी ऐसी हैं जो कि
रोल मॉडल की जा सकती है, लीडर्स उसको रोल मॉडल करें और उसकी बेसिस पे उनकी प्रमोशन होगी। जब ये चीज़ें क्लियर होंगी तो फेयरनेस भी होगी और ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिक्स भी कम हो सकती है। इंश्योर डेवलपमेंट अपॉर्चुनिटीज एक्सटेंडेड फॉर द इंटायर वर्कफोर्स, नॉट जस्ट द एक्सक्लूसिव फोर्स। बड़ा सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होता भी है, इसको बचाया भी जाना चाहिए। वर्क विद मैनेजर्स टू इंश्योर दैट द वर्क इज एलोकेटेड फेयरली विद इन टीम्स, ठीक है। Review non-disclosure agreements to ensure they don't prohibit an employee from bringing a genuine and unlawful act to be investigated, ठीक है। Non-disclosure agreements जो है वो बड़ी एक वाइड, सिर्फ उसका ये ये नहीं होना चाहिए, सिर्फ उसको इसके लिए साइन करके एक डॉक्यूमेंट नहीं रख लेनी कि आप जब छोड़ के जाएंगे तो आपको ऐसी। नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स जो हैं उसमें बहुत सारी चीज़ें होती हैं और उसमें कोई ऐसी क्लॉज नहीं शामिल होनी चाहिए जिससे लोग डिटर हो जाएं या घबरा जाएं या फियरफुल हो जाएं कि जब वो ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं तो अगर उनके साथ कोई ऐसी हरासमेंट का काम होता है या कोई ऐसा उनका ग्रीवियंस है या उनको अनफेयर प्रैक्टिस शेयर हो रही है उनके साथ, तो वो उसको शेयर ही ना करें किसी के साथ। जब शेयर ही नहीं करेंगे तो वो ख़त्म नहीं होगी। तो नॉन डिस्क्लोजर एग्रीमेंट्स को भी आपको बड़ी माइन्यूटली देखने की ज़रूरत है कि कहीं वो लोगों की जो एबिलिटी टू शेयर देयर जेन्युइन कंसर्न्स हैं उसको तो नहीं ख़त्म कर रही। Build inclusive organizations that treat people fairly and respond to diverse voices. Advocate consistency in performance management. It should be regular and offer feedback that motivates the workforce, helps them improve and holds them to account. So, ये पहले 3 एरियाज़ हैं जिनके ऊपर आज हमने बात की। अगर आपका कोई सवाल हो, कोई बात हो तो आप शेयर कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं या नीचे दिए गए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हमें लिख सकते हैं। बहुत शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़।